प्रोजेक्ट दिखाने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, हम्म। वो मत करो। क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में अंदर वो समझ लो तो हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट लोगों को लगती बहुत छोटा है, बहुत वास्ट फील्ड है जावास्क्रिप्ट। रट्टा मारना आता नहीं मेरे को, होता भी नहीं है मेरे से। मैं टॉपिक समझ के जाता हूँ और एग्जाम में खुद के लैंग्वेज में लिख देता हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग या फिर डीएसए के रिगार्डिंग, वेब डेवलपमेंट के, दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको जो भी चाहिए होगा इस पॉडकास्ट से वो जरूर मिलेगा, तो पूरा पॉडकास्ट देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेके आए। और जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी रिसेशन का टाइम है और इसमें किसी भी कैंडिडेट को एक एक ऑफर मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक तो कॉलेज में कंपनी आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है तो हमें उसको अच्छे से ग्रैब करना है। और हमारे साथ जो आज गेस्ट है मिस्टर तन्मय अरसानिया, उन्होंने 3 ऑफर्स लिए जिसमें निपल टेक्नोलॉजी, ब्रिस्टल कोन और मीडिया डॉट नेट है। तो हम लोग आज इनसे पूरी बात करेंगे कि ये तीनों ऑफर जो इनको मिले इसके लिए इन्होंने तैयारी कैसे की थी और आप इससे क्या सीख सकते हो, और जो भी मतलब प्रेशर हैंडलिंग होता है, तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम तन्मय। हूँ। थैंक यू सूरज फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही कि अगर किसी को मीडिया डॉट नेट के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो उसकी पूरी प्रोसेस कैसी होती है, वो अगर आप हमें बता दें। मीडिया डॉट का प्रोसेस बेसिकली मेन वो लोग डीएसए पे फोकस करते हैं। वो लोग रोल दो ऑफर कर रहे हैं, एक वेब डेवलपमेंट है और एक डेटाबेस इंजीनियर है, और उनका मेन फोकस डीएसए पे है। मेरा 2 राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों में डीएसए पूछा था। बस सेकंड राउंड में मेरा रोल वेब डेवलपमेंट का था, इसलिए डीएसए विथ वेब डेवलपमेंट पूछा था वो लोग ने। और कुछ एप्टीट्यूड वगैरह भी हुई थी क्या उसकी? एप्टीट्यूड टेस्ट मीडिया डॉट नेट का कॉलेज में हुआ था पहले, जो ऑनलाइन था। उनके प्लेटफॉर्म पे जाके देना था सबको। 60 क्वेश्चंस थे उसमें, 1 आवर का टाइम था, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन। बेसिक उसमें बेसिक एप्टी जो मैथ्स वगैरह रखा है और लॉजिक बिल्डिंग का था, और उसमें भी टेक क्वेश्चंस थे, माई एसक्यूएल के और डीएसए के। अच्छा, तो आपने जो ये प्रिपेयर किया, जैसे ये आपने बताया कि वेब डेवलपमेंट का रोल था और डीएसए भी उसमें पूछा था, तो डीएसए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? डीएसए मैंने लीड कोड और कोडिंग निंजास करके प्लेटफॉर्म है, ये दोनों मैं रेफर करता था। एक यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता था डीएसए कैसे प्रिपेयर करने का। तो कोई तो एक चैनल से मुझे एक एक्सेल शीट मिला था, उसमें बेसिकली बहुत अच्छा एक्सेल शीट है वो। उसमें बाइफरकेटेड है, बेसिक डीएसए, एडवांस डीएसए, इंटरमीडिएट डीएसए, और उसमें कोडिंग निंजास का लिंक दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम्स और उसका टाइप एरेस के 10 प्रॉब्लम्स है, स्ट्रिंग्स के 10 प्रॉब्लम है, वैसे टॉपिक बेस्ड 10 प्रॉब्लम, सबके 10-10 प्रॉब्लम है, और उनका लिंक्स है। तो बेसिकली विजुअल हो जाता था कि मैं कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ, कितना हुआ है। वो शीट फॉलो किया मैंने। और वेब डेवलपमेंट के लिए आपने कोई कोर्स लिया था या फिर यूट्यूब से ही किया? नहीं, कोर्स नहीं लिया मैंने, यूट्यूब और कॉलेज में लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो। अच्छा, तो उसमें आपने क्या किया, मंस्टेक किया है या फिर पाइथन जेंगो ऐसा? मैंने मर्ज किया और जैंगो किया। अच्छा, तो जैसे कि आपको शुरू में पता चला होगा कि अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम आ रहा है, तो ये सबको लास्ट ईयर से प्रोफेसर सभी लोगों ने वार्निंग दे दिया था। हम्म। तो उसके वजह से आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आया क्या, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया उसके वजह से? एक्स्ट्रा तो थर्ड ईयर जब एंड हुआ था, तभी सेमिनार्स वगैरह होना स्टार्ट हो गया था कि अभी कंपनीज नहीं है। हम्म। पिछले साल से बहुत कंपनीज आ रही है, तुम लोग प्रिपेयर करना चालू कर दो। सर फैकल्टी लोग ने बोला था रिएक्ट वगैरह करो, उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। तभी से करना चालू कर दिया था मैंने डीएसए वगैरह। एप्टी थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने, डीएसए और मंच तक मैंने तभी, मंच तक उसके भी पहले कर दिया था। डीएसए तभी चालू करना स्टार्ट किया मैंने करना। और एप्टीट्यूड के लिए आपने कोई सीट या फिर कोई बुक रेफर किया गया? नहीं, एप्टी के लिए एक लाइब्रेरी से बुक लिया था मैंने, उसका नाम याद नहीं है, वो भी मैंने नहीं लिया था, फ्रेंड ने लिया था बुक। वो थोड़ा एप्टी में फोकस हो गया था, तो उसने बहुत मोटा बुक लिया था। तो मैंने उसको बोला कि मुझे बुक का तो ज़रूरत नहीं है, इसके जो एक्सरसाइज है उसका फोटो खींच के भेज दे, तो वो सॉल्व किया मैंने। अच्छा, और आपने कोडिंग कब स्टार्ट की थी? जैसे बहुत लोगों को क्या है ना, लेट पता चलता है, सेकंड ईयर में, किसी को थर्ड ईयर में पता चलता है, किसी किसी को फर्स्ट ईयर में पता चलता है, तो वो लोग फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं, तो आपने कब स्टार्ट किया था?
मेरा एज सच कोडिंग तो बोल नहीं सकते प्रॉपर। फ्रंट एंड वगैरह जो है वेब डेवलपमेंट का, वो मैंने 8-9 से चालू कर दिया था। मेरे स्कूल में सब्जेक्ट था, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था, उसमें लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाने का था, तो उधर हमको सीएसएस वगैरह सिखा दिया था। तो प्रॉपर कोडिंग फ्रंट एंड का बोले तो वो तभी हुआ। मेरे को फर्स्ट ईयर तक तो बैक एंड होता है ये नॉलेज भी नहीं था। कॉलेज में आके पता चला कि अरे बैक एंड भी होता है वेबसाइट में, क्योंकि 11th-12th में भी मैंने सीएस लिया था। तो सीएस प्रॉपर नहीं लिया था, पीसीएम था, पीसीएम हाँ, विद सीएस लिया था। कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो सीएस अभी मेरा इंटीग्रेटेड था, तो कॉलेज जाता नहीं था मैं। तो सीएस का लास्ट एक हफ्ते में बोर्ड्स का एग्जाम आया, तो वो लोग ने बोला एक हफ्ता हम लोग कराएंगे सीएस फटाफट, तुम लोग रट्टा मार लेना और एग्जाम हो जाएगा। उसमें सी प्लस प्लस वगैरह तभी मुझे पता चला कि ये सब भी होता है। तो तभी कोड तो नहीं किया, थियरी किया सी प्लस प्लस का, तभी थोड़ा आइडिया आया। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके कमिटी कमिटी नहीं, एक C3 कमिटी था। हाँ। वो सबसे पता चला कि C3 का इंटरव्यू हुआ था, तभी मुझे पता चला कि बैकएंड वगैरह ये सब भी होता है। तो तभी से मैंने बैकएंड वगैरह करना चालू कर दिया। अच्छा, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि मीडिया डॉट नेट का ना 10th का भी कुछ क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, 12th का भी होता है और अच्छा सीजीपीए भी चाहिए होता है। तो आपने अच्छा सीजीपीए कैसे मेंटेन किया? क्योंकि सीजीपीए के लिए क्या है, हम लोग को हर सेम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे किसी एक सेम में लाया तो हमारा एवरेज मेंटेन नहीं होगा, तो उसके लिए आपने कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया? एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो एज सच पढ़ाई तो नहीं किया मैंने इतना, ऑनेस्ट रहूंगा मैं। मैं लाइक एग्जाम का डेट आया उसके एक हफ्ते पहले पढ़ना चालू करता था। और मैं रट्टा मारना आता नहीं मेरे को, होता भी नहीं है मेरे से। मैं टॉपिक समझ के जाता हूँ और एग्जाम में खुद के लैंग्वेज में लिख देता हूँ, बस उतना किया मैंने। उससे आपको मार्क्स मिल जाते हैं ऐसा? मिल जाता। क्या था ना, ये एक रिसेशन का टाइम है और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपकी कोई ऐसी मेंटल फैक्टर जो बाकियों से अलग करती हो, कोई ऐसी एबिलिटी जो बाकियों से अलग करती हो, जिसने आपको हेल्प किया है तीनों ऑफर से, तीनों कंपनीज के जो ऑफर से वो ग्रैब करने में? एज सच कोई अलग एबिलिटी नहीं है। कोडिंग वगैरह भी जो क्लास में मेरे से ज़्यादा हैकेथॉन वगैरह जीते, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जीते हैं, उन्होंने कोडिंग मेरे से ज़्यादा ही की होगी। कोडिंग में मैंने जितना किया उतना समझ के किया, कुछ डाउट नहीं रखा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि चलो आउटपुट आ गया छोड़ दो जाने दो। कुछ आ रहा है तो समझ कैसे आ रहा है। और अलग मैंने ये किया कि इंटरव्यूज़ में डरता नहीं था मैं। इंटरव्यूज़ में बाकी लोग, अभी इंटरव्यूज़ हो रहा है तो थोड़ा अलग सा प्रेशर आता है। प्रेशर हो जाते, डर जाते कि क्या होगा इंटरव्यू में, वो मेरे को आया नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों। तो इंटरव्यूज़ में मैं एकदम काम होके जाता था, तो वो एक फैक्टर अलग था मेरा बस। और क्या हुआ था ना, जब भी हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था तो अर्ली फेजेस में आपको कुछ कंपनीज में, जैसे किसी में एप्टीट्यूड में, किसी में टेक्निकल राउंड में आपको रिजेक्शन मिली थी, तो उससे आपने कैसे डील किया? पहले तो 6-7 कंपनी आई थी कॉलेज में, एक में भी नहीं लगा था। मेन कंटेंट स्टैक आया था पहला, जो बहुत अच्छा कंपनी था, उसमें किसी को नहीं लगा था, तो सब डिसअपॉइंट हो गए थे। और उसका टेक स्टैक भी वो था जो मैंने किया था, वही सेम टेक स्टैक था, तो नहीं लगा था। तो उधर थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं रिजेक्ट हो गया, मैं एप्टी में रिजेक्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने एप्टी डीएसए और अच्छे से करना चालू किया तभी से। और उसके बाद आर्कन वगैरह जो आई कंपनीज, उसमें C++ वगैरह पे ज़्यादा फोकस था, जो मैंने किया ही नहीं है। तो उसमें मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने किया ही नहीं तो कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। अच्छा, डीएसए के लिए आपने कौन सा लैंग्वेज प्रीफर किया है? डीएसए में मैंने जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों में करता हूँ। अच्छा, और आप कुछ गिटहब पे भी कंट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं क्या? नहीं, नहीं ना। गिटहब पे जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स है वही। और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपने सीखी हो और उससे आपको हर कंपनी में कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, और अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब वर्थ इट था वो सीखना, ऐसा उतना टाइम उसमें डालना वर्थ इट था, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी? जावास्क्रिप्ट लोगों को लगता है कि सिर्फ फ्रंट एंड में थोड़ा बहुत कर लेंगे होएगा, लेकिन वो मैंने अच्छे से किया है। तो लाइक तुम लोग अच्छे से करोगे तो वो नोड जेएस वगैरह जो होता है वो उसमें भी काम आता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बहुत छोटा है, बहुत वास्ट फील्ड है जावास्क्रिप्ट। वो कोई कर रहा नहीं था, क्योंकि सेकेंड ईयर में जावा पे फोकस था और उसके बाद पाइथन पे Python फोकस आया, वगैरह। तो लोग यही कर रहे थे। और मैं उसके पहले से जावास्क्रिप्ट कर रहा था, तो मैंने चेंज नहीं किया, मैं जावास्क्रिप्ट ही कंटिन्यू किया, तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। तो और आपकी एक स्टार्टअप भी थी बाजे वाला, उसके बारे में कुछ बताइए हमें, क्या है वो और क्या करती है? वो बेसिकली जब मैं सेकेंड ईयर में आया
तभी मैंने और मेरे स्कूल फ्रेंड ने एक स्टार्टअप चालू किया। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड स्टार्टअप है। बेसिकली वो करता क्या है कि हम लोग यूजर से या एंड कस्टमर से जो उनका यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, अभी हम लोग गिटार पे फोकस कर रहे हैं, तो उनका जो यूज्ड गिटार है हम लोग खरीदेंगे, रिफर्बिश करेंगे और रीसेल करेंगे। जो कैशिफाई करता है फोन्स के लिए वो हम लोग करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ये हो गया इसका एक एस्पेक्ट। दूसरा इसका एस्पेक्ट टीचिंग में हम लोग मिनिमल कॉस्ट में टीचिंग प्रोवाइड करते हैं गिटार का। विरार में अभी 2-3 स्कूल के साथ हम लोग का टाई अप है। वहाँ पर हर वीकेंड पे लेक्चर्स होते हैं, एक एक आवर के लेक्चर्स होते हैं, वो कंडक्ट होते हैं। और ये दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट हम लोग का जो है, जो गिटार ब्रांड्स है जो इतने फेमस नहीं है, वो अपने जिसके प्राइस कम है वो सेल करना हम लोग का इंटर्न या श्रम वगैरह है। तो ये सब ब्रांड लोगों को पता नहीं है। जो बिगिनर्स रहते हैं जिनको सिर्फ गिटार सीखना है अभी, उनके लिए ये बहुत अच्छे ब्रांड है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, कम प्राइस में मिल जाता है और इनका क्वालिटी भी अच्छा रहता है। क्योंकि इनका ब्रांड वैल्यू नहीं है इसलिए इनका कॉस्ट कम है। यामाहा वगैरह का और इनका क्वालिटी में फर्क है, पर इतना भी फर्क नहीं है कि यामाहा का गिटार स्टार्ट होता है 7-8 हजार से और ये सब गिटार स्टार्ट होता है 2 हजार से। तो इतना फर्क जो जिसको सीखना है उनको बहुत अच्छा है ये। मतलब बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है सर। हाँ। जो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या फिर आपके कोई भी कलीग्स देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज अगर आप पास करना चाहोगे तो? जूनियर्स के लिए मैसेज तो यही है कि कोड करो, इतना भी मत करो, इतना कुछ प्रेशर है नहीं। जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है क्लास में उतना कर लिया ना समझ के तो भी बस है। मेजोरिटी लोग करते क्या प्रोजेक्ट दिखाने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, वो मत करो। क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में अंदर वो समझ लो तो हो जाएगा, इंटरव्यूज वगैरह सब निकल जाएगा। तो थैंक यू तन्मय हम लोग के साथ ज्वाइन करने के लिए, और हम लोगों ने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है, गिफ्ट आपके लिए। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।